गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है सी मूवमेंट्स, चैप्टर नंबर 21 ऑफ क्लास 7th सोशल साइंस। सो यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चल रहा है सी मूवमेंट, इस चैप्टर का जो अंदर हम पढ़ेंगे जो सी की जो मूवमेंट्स होते हैं, समुद्र की महासागरों की जो गति होती है, उनमें तीव्रता होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You must have seen lake, ponds or a flowing river. You must also have noticed that there is a movement on the surface of water bodies. In the same way, the water of the sea and oceans to have moved. अब जैसे हम लोग नदियों, आप लोगों ने नदियाँ देखी होंगी, तालाब देखे होंगे, किस प्रकार से उनका पानी फ्लो करता है, कैसे उनका पानी बहाव करता है ना, कैसे वो टकराता है, जाता है। तो वो जो मूवमेंट्स है, वैसे ही मूवमेंट्स हम लोग समुद्रों में और महासागरों में भी देख सकते हैं। वैसे ही मूवमेंट समुद्रों और महासागरों में भी होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द सी वाटर। तो सी वाटर में भी 3 प्रकार की मूवमेंट्स होती है। फर्स्ट है वेव्स, सेकंड है करंट एंड थर्ड है टाइड्स। ये सारी चीज़ें होती एक ही है, मतलब लहर है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो समुद्र की ही लहर है, लेकिन इनकी जो आकृति रहती है, इनका जो प्रभाव रहता है वो बस अलग अलग रहता है। इनकी जो तीव्रता रहती है, स्पीड कह सकते हैं आप, वो थोड़ा सा अलग अलग रहता है, जिसके अनुसार ही हमने इनको अलग अलग नामों में डिवाइड किया है। वेव्स, सबसे पहले हम देखेंगे वेव्स, जो जनरल लहर रहती है वो। द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द सी मूव्स अप्स एंड डाउन्स ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ विंड। अब देखो, पानी की हवा के जोर से जब नदी या समुद्र का पानी इस प्रकार से लहर मारता है ना, तो वो जनरली मतलब हवा की लहर से, हवा जिस प्रकार से चलती है, कम है, तेज है, तो उसके अनुसार पानी की जो लहर है वो भी बढ़ती और घटती रहती है, तो वो वेव्स कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, जो डेप्थ रहता है वो क्या कहलाता है? ट्रेंच कहलाता है। जब नीचे की ओर जाता है, जितनी गहराई में आता है, फिर ऊपर उछलता है, तो वो क्या कहलाता है? जो उछला हुआ पोर्शन रहता है पानी का, वो क्रिस्ट कहलाता है, और जो गहराई वाला पोर्शन रहता है वो ट्रेंच कहलाता है। This is known as the waves. It seems as if the waves push one another to move forward, but the actually only moving up and down oddly near the shore is moves forward. And there are the 2 parts of waves. ये मैंने आपको parts बता दिए waves के। One of the rise up is called the crest and the lower part is called the trend. The following are the causes of occurrence of waves. The wind flowing over the sea causes ripples in the water and its move up and down. How big the waves become depends upon how the strong wind. जैसे मैंने अभी बताया, जितनी तेज हवा की लहर होती है, उतनी ही जो ये वेव्स की जो लहर आकृति रहती है, ट्रेंच और ट्रेस्ट रहता है, ये उतना ही तेज रहेगा। जैसे कि अगर हवा बहुत तेज है तो हो सकता है इसका उछाल ज़्यादा हो, अगर हवा स्लो है तो इसका जो बहाव है वो कम हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? वेव्स की जो गति रहती है वो किस पर डिपेंड करती है? हवा पर डिपेंड करती है, विंड पर डिपेंड करती है। समटाइम ड्यू टू द अर्थक्वेक, वोल्केनो एरप्शन एंड टेक्टोनिक मूवमेंट्स, बिग वेव्स occur which are very destructive such as called the tsunami. अब ये जो वेव्स हैं, कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक के टाइम पे, वोल्केनो के टाइम पे, ये चीजें क्या रहती है? धरातल के अंदर की होने वाली एक्टिविटी रहती है। तो धरातल के नीचे से जब कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो उससे भी समुद्रों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल जो लैंड मास है, जो लैंड फ्लोर है, केवल उसी पर हमें इन चीज़ों का प्रभाव दिखता है। समुद्रों के अंदर भी इन चीज़ों का प्रभाव होता है, बस अंतर ये है कि हमें उसका जो विस्तृत रूप है वो पानी के ऊपर दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि ये वोल्केनो और टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स के कारण जो लहर रहती है वो इतनी ऊंची होती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? सुनामी का नाम दे देते हैं। Tsunami is the Japanese word. Tsunami एक Japanese word है. We cannot forget the destruction caused by the tsunami which is originated in the Indian Oceans due to the earthquake on the December 2004 December 2004 में 24 दिसंबर शायद, या फिर 26 दिसंबर ऐसे। तो दिसंबर 2004 में जो अर्थक्वेक के कारण इंडियन ओशियन में जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी, और जिससे कि बहुत सारे क्षेत्रों में
जो उसके किनारे, इंडियन ओशियन के किनारे जितने भी देश बसे हुए थे, जितने भी किनारों में जितने देश थे, राज्य थे, वो सारे इस सुनामी की चपेट में आ गए थे। तो इस प्रकार की वॉल्केनोज, अर्थक्वेक आने की कंडीशन में जब लहरें बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध होती है। तो लहरों की जो ऊंचाई नीचाई है, लेंथ हाइट है, वो किस पे डिपेंड करती है? इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। करंट्स, बिग स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली एंड इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द सरफेस और सब सरफेस ऑफ द ओशियन कॉल्ड द करंट्स। अब करंट्स क्या होते हैं? बिग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जब उसकी फ्लोइंग रेगुलर होती है, बिग स्ट्रीम मतलब बहुत बड़ी आकार में जब उसका वेव्स बनते हैं तो वो करंट्स कहलाते हैं। दे आर मोस्ट पावरफुल ऑल द सी मूवमेंट, और ये जितने भी सी मूवमेंट का जो आकार रहता है करंट्स के रूप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो पानी की क्वांटिटी आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है। ड्यू टू दिस द वाटर फ्लो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और इसकी जो लहर है ये कितनी दूरी तक जाती है? कभी कभी तो 1000 किलोमीटर की दूरी तक भी इसकी लहर का पानी पहुंच जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो सी मूवमेंट है उसका जो सबसे खतरनाक रूप है वो करंट्स के रूप में हम देख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर द करंट आर ऑल 2 टाइप्स। तो अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम अगर करंट्स को देखो तो करंट्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट। अगर हवाएं तेज है तो वार्म करंट होता है, और अगर हवाएं या फिर ठंडी हैं तो वो क्या कहलाता है? कोल्ड करंट्स कहलाता है। तो वार्म करंट फ्लो फ्रॉम लो लैटिट्यूड। जो वार्म करंट है वो कहाँ से? लो लैटिट्यूड से शुरू होता है, इक्वेटर्नल रीजन टुवर्ड द हाई लैटिट्यूड, यानी नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर के पोल की ओर ये लहर दौड़ती है। दिस वार्म करंट मेक द सराउंडिंग एरिया वार्म, और ये जो वार्म करंट है ये जब चलती है तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको गर्म कर देती है। गल्फ स्ट्रीम करंट एंड द ब्राजील करंट कुछ फेमस करंट्स हैं। कोल्ड करंट, द कोल्ड करंट्स फ्लो फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड। अब जैसे कि मैंने बताया वार्म करंट लो से हाई की ओर जाता है, तो कोल्ड करंट हाई से लो की ओर आता है, टू लो लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर रीजियंस, मेकिंग द क्लाइमेट ऑफ नियर बाय द एरिया कोल्ड। जिस प्रकार से वार्म करंट्स आसपास के क्षेत्र को गर्म कर देता है, उस प्रकार से कोल्ड करंट्स जो है वो अपने आसपास के क्षेत्रों को ठंडा कर देता है। लैबोरेटेड करंट एंड द कैनरी करंट्स कुछ फेमस कोल्ड करंट्स हैं। रीजन फॉर द, अब हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड करंट्स। वेव्स और करंट्स में मोस्टली क्या डिफरेंस होता है? इन केस ऑफ वेव्स द सी वाटर राइजेज अप एंड डाउन इन इट्स ओन प्लेस। जो वेव्स रहते हैं, जो पानी, वेव्स में जो पानी रहता है वो अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन करंट्स, इन द केस ऑफ करंट्स द वाटर ड्रिफ्ट अक्रॉस थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। तो जो वेव्स होता है ना उसमें करंट्स बस इस टाइप से पानी बहता है, लेकिन जो करंट्स रहता है, करंट में क्या रहता है? पानी की लहरें नीचे से पीछे से आगे की ओर आती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। यानी आप कह सकते हो कि उसका जो प्रभाव रहता है वो हजारों किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेता है। The direction and movement of the waves is not definite। और जो movement और direction रहता है waves का वो कोई definite नहीं रहता है। The direction and movement of the current is definite। लेकिन जो direction और movement currents का रहता है वो definite रहता है, exact पता कर सकते हैं हम। The waves occurring due to the earthquake, volcano eruption are destructive like tsunami. The currents are never destructive and flow very calmly। अगर इसका वेव्स को देखेंगे तो वेव्स जब अपना रुद्र रूप बताती है तो सुनामी के रूप में उसको देखने को हमें मिलता है। लेकिन जो करंट्स हैं, करंट्स में अगर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्टिव, मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का कोई विध्वंस, विनाश नहीं होता है उससे, बस वो बहुत ही सरलता से पानी आगे की ओर आती है और फिर बड़ी ही सरलता से वो पानी पीछे की ओर आती है। जैसे आपने अगर कोई समुद्र के किनारे पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पानी आगे आता है और फिर वापस लौट जाता है, कभी कभी बहुत आगे आ जाता है, कभी कभी जो वो बीच रहता है वो काफी पानी उसका पीछे चला जाता है। तो वो सारी चीजें हम करंट में देख सकते हैं। द वेव्स आर सीन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द एयर। जो वेव्स रहते हैं वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है? पानी की ऊपरी सतह में दिखाई देता है। लेकिन जो करंट्स रहता है वो कैन बी सीन फ्लोइंग डिस्टेंस
डिस्टेंटली, वो उसका जो प्रभाव है वो हमें दूरी के अनुसार तय कर देखने को मिलता है। जैसे कि पानी की जो लहर है हमें वहीं वहीं ऊपर नीचे होती है तो वो वेव्स होती है, लेकिन जो करंट्स रहती है वो अपना प्रभाव, वो मतलब किस प्रकार से शो होती है कि हमारी लहरें हैं वो आगे की ओर जाती है, पीछे की ओर आती है, फिर बहुत आगे की ओर जाती है, फिर पीछे की ओर आती है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। नाउ हम इफेक्ट ऑफ द ओशियन करंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे ओशियन करंट्स के क्या इफेक्ट होते हैं। करंट्स आर इफेक्ट द क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग, इंडस्ट्रीज एंड रेनफॉल। जो करंट्स होता है वो ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, फिशिंग को प्रभाव डालता है, इंडस्ट्री को और रेनफॉल को भी प्रभाव डालता है। ओशियन करंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन। Warm currents raise the temperature while the cold currents lower temperature. The northern Atlantic drift keep the coastal of northwest European warm. जो नॉर्थ का जो अटलांटिक क्रिप्ट की है वो जो है वो नॉर्थ और यूरोप को वार्म करता है, गर्म करता है। एंड द लेबोरेट कोल्ड करंट्स मेक द कोस्टल, और जो लेबोरेट रहता है, कोल्ड करंट रहता है, वो अपने आसपास के क्षेत्रों को ठंडा करता है। मतलब वो जो क्षेत्र रहते हैं वो हमेशा किस प्रकार से रहते हैं, ठंडाए हुए रहते हैं। डेंस फॉग आर प्रोड्यूस where cold and warm currents meet together, और जो डेंस करंट फॉग रहता है, धुंध रहती है, वो क्या होता है, कोल्ड करंट्स जब वार्म करंट्स से मीट करती है तो उस समय वो डेंस मतलब बहुत गहरा कोहरा बनाती है। लाइक द फॉग प्रोड्यूस्ड नियर द न्यू फोर्टलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ कोल्ड लेबोरेट करंट एंड द वार्म गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे न्यू फोर्टलैंड में अगर हम देखेंगे तो जो धुंध रहती है वो किसके कारण होती है, जो गहरी धुंध रहती है वो किसके कारण होती है, कोल्ड करंट और जो वार्म करंट है वो जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के प्रभाव से कुछ जो अवशेष रहते हैं वो बर्फों में परिवर्तित होते हैं, तो कुछ वो धूल के कण बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं जिसके कारण कि वो फॉग बहुत ज्यादा गहरा दिखता है। ड्यू टू द वार्म करंट द harbors at higher latitude remains open throughout the year. The harbors of New York and Japan. The warm winds flow over warm currents absorb a lot of moisture. अगर जहाँ पर warm currents बहती है वहाँ पर उस एरिया की जितनी भी moisture रहता है वो पूरा moisture जो warm currents है वो absorb कर लेती है। Nearby area receive the lot of rainfall. तो ऐसी जगह पर जो क्या बोलते हैं rainfall की जो condition रहती है वो थोड़ी सी average हो जाती है। Now tides देखते हैं। See The sea water rises and falls twins in 24 hours. हम ये देखते हैं कि 24 घंटे में जो पानी की लहर रहती है, सी वाटर रहता है, वो 2 बार उठती है और 2 बार नीचे को आती है, राइज होती है और फॉल्स होती है। कितने घंटे में, 24 आवर्स में। द वाटर एंटर द शोर ऑफ द फ्यू आवर्स एंड सीन रिसाइड ग्रेजुअली। तो हम देखेंगे जो वाटर शोर है वो बिल्कुल नजदीक आ जाता है, कुछ घंटों तक बिल्कुल नजदीकी में आता है, तो कुछ घंटों बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप पिछल जाती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुश। तो ये किस कारण होता है, ग्रेविटेशनल पुश के कारण होता है, जो ग्रेविटेशनल पुश ऑफ सन, ठीक है, एंड द मून, सन और मून दोनों के ग्रेविटेशनल पुश के द्वारा होता है। राइजिंग वाटर इज कॉल्ड द हाई टाइड। अगर पानी की लहर ऊपर की ओर आती है तो वो हाई टाइड कहलाती है, और पानी की लहर जो नीचे की ओर आती है वो लो टाइड कहलाती है। बोथ द सन एंड मून अफेक्ट द अर्थ ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स को अफेक्ट डालती है। द रोल ऑफ द मून इज मोर सफिशिएंट इन क्रिएटिंग टाइड्स, ऑल्दो द स्मॉलर देन द सन इट इज मच नियरर to the earth as such. It force the attractive and strong than the sun. अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ और सन और मून दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्ट डालते हैं। इसी के साथ ही साथ जो सी वाटर रहता है उस पर भी इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। जो हाई मतलब सी वेव्स जो हाई हो जाती है, लो हो जाती है, तो उनका प्रभाव भी हमें सन और मून के कारण देखने को मिलता है। और जो 15 डेज पूर्णिमा रहती है और 15 डेज का जो ड्यूरेशन रहता है अमावस का रहता है, इस पर भी सन का जो सी वाटर का जो है वो इफेक्ट हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्प्रिंग टाइड और दूसरा है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड देखते हैं। स्प्रिंग टाइड अकर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एज वेल एज द मून। सन और मून दोनों के इन्फ्लुएंस के कारण हम स्प्रिंग टाइड देख सकते हैं। ऑन द फुल मून डे द सन, द मून एंड द अर्थ ऑल 3 आर एट द स्ट्रेट लाइन। फुल मून डे में क्या होता है, ये देखो, ये पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए, आपको मैं यहाँ बताती हूँ, ये है ना, ये फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा का टाइम होता है। मून
अर्थ और जो सन है, ये तीनों क्या होता है, क्या हो जाती है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में देखने को मिलता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। ड्यू टू द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुश ऑफ द सन एंड द मून, टाइड्स ऑन दिस डे आर हायर। अब क्योंकि तीनों चीज इकट्ठी हो जाती है, एक ही जगह पर एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो जिसके कारण लहरें क्या हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ टाइड इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। तो इस प्रकार की जो टाइड होती है जब फुल मून डे में, जब तीनों सन, मून और अर्थ जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होती है और जिससे कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि पानी की लहरें जो है वो बहुत हाई हो जाती है, तो ऐसी टाइड को क्या कहते हैं, हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। दीज आर टू स्प्रिंग टाइड्स। यहाँ पर हम दो स्प्रिंग टाइड देखते हैं इन ए मून। वन इज ऑन द फुल मून डे, एक तो हम फुल मून डे को देखने को मिलता है, एंड अदर इज द न्यू मून डे, न्यू मून डे को भी देखने को मिलता है। न्यू मून डे यानी कि अमावस होती है। निप्पल टाइड, when the gravitational pull of the sun and the moon are the right angle, जब सन, मून और ये जो राइट एंगल में बनाते हैं, देखो जो स्प्रिंग टाइड है उसका डायरेक्शन इस प्रकार से रहता है, ये मून हो गया है ना, ये हो गया आपका अर्थ हो गया, ये सन हो गया। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, स्प्रिंग टाइड बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे निप टाइड को हम देखेंगे तो वो उसका जो डायरेक्शन रहता है वो किस प्रकार से रहता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहता है वो इस प्रकार से। व्हेन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, मून एंड आर एट द राइट एंगल ऑफ द सन, इट्स सेंटर, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अटैक द अपोजिट टू ईच अदर। सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या है, सन तो अपनी पोजीशन पे है ही, सन तो कहीं नहीं जाएगा, जैसे ये यहाँ पर सन था, लेकिन यहाँ पर मून और अर्थ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये मून हो जाता है, ये अर्थ हो जाता है, सॉरी ये अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का हो जाता है, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया आपका, ये मून हो गया, राइट एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो दिस टाइप्स सेंटर देयर फोर्स अट्रैक्ट द एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो एक दूसरे को अपोज करती है, एक दूसरे को पुल करती है। सो रिजल्ट इन द स्मॉल राइज ऑफ ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर में कुछ थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है। दिस टाइप्स ऑफ टाइड इज नोन एज द निप टाइड। तो इस प्रकार के टाइड को क्या कहते हैं, निप टाइड कहते हैं। इट इज हैपन ट्विंस ए मंथ। निप टाइड है जो पूरे महीने में 2 बार होता है। व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर, जब मून फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है तब देखने को मिलता है, और दूसरी बार एट्थ डे में देखने को मिलता है। फुल मून एंड द 8th डे आफ्टर द नाइट ऑफ न्यू मून डे। टाइड आर यूजफुल टू इन मेनी वेज। जो एडवांटेज, मतलब ये जो टाइड्स रहते हैं ये हमारे लिए फायदेमंद भी रहते हैं। एट द टाइम ऑफ हाई टाइड के टाइम पे द डेप्थ ऑफ वाटर नियर द कोस्टल इंक्रीज। तो जो गहराई रहती है, समुद्रों के किनारों की जो गहराई रहती है वो बढ़ जाती है। एंड एनेबल बिग शिप्स, तो जो बिग शिप्स रहते हैं वो बहुत ही आसानी से किनारे तक पहुंच जाते हैं। दिस हेल्प द लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो जब शिप, बड़े शिप जब बहुत आसानी से किनारे तक पहुंच जाते हैं तो सामान लादने और उतारने में उन्हें सहूलियत हो जाती है। जैसे कि आप कैलकाटा पोर्ट को देखोगे तो वहां पर हाई टाइड के टाइम पे बहुत ही ज्यादा फायदा रहता है उनको, लोडिंग का चार्ज उनका घट जाता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेट थ्रू द टाइड। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है इससे। द टाइडल वेव्स वॉश अवे द ड्राइव्स, कीप द हाइबर्स क्लीन, द रिफ्यूज एंड मड। और जो हाई टाइड्स रहते हैं, आना और जाना जो टाइड्स का रहता है, उससे जितनी भी मडी एरियाज रहते हैं वो क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है बाय द रिवर एंड प्रिवेंट द हाइबर्स फ्रॉम बीइंग स्लाइड। और आसपास का जो किनारा रहता है वो क्लीन रहता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सी मूवमेंट्स किस प्रकार से होते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग कभी अगर सी में जाओगे, अगर समुद्र किनारे जाओगे तो इन सारी चीजों को आप लोग जरूर ऑब्जर्व करना। तो दिस चैप्टर इज हियर फिनिश्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।